अध्याय 18 चीन का खुलना। अफीम व्यापार अंग्रेजों के लिए सबसे अधिक लाभकारी सिद्ध हुआ। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार उन्नति करता गया, वैसे ही ये कंपनी व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाए जाने की मांग करने लगी। ब्रिटिश सरकार ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सरकारी स्तर पर चीन की सरकार से पत्र व्यवहार किया, किंतु चीनी सरकार ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। अतः ब्रिटिश सरकार ने अपने विशेष दूत को चीन भेजने का निश्चय किया। वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका, क्योंकि चीन की सरकार ने अंग्रेजों से व्यापारिक संधि करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वास्तव में चीन न तो पश्चिमी देशों से व्यापार संबंध बनाने का इच्छुक था, न ही चीन के लोगों से पश्चिमी देश व्यापार करना चाहते थे, परंतु चीन में प्रवेश करने के लिए चीन की शर्तों के अनुसार चीन में प्रवेश करना आवश्यक था। एकमात्र अफीम ऐसी चीज थी जिसकी मांग चीन में निरंतर बढ़ रही थी, और इसी अफीम के व्यापार ने चीन के इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ किया। चीन में अफीम का व्यापार उत्तरोत्तर बढ़ रहा था। चीनी सरकार अपने देशवासियों को इस भयंकर व्यसन से बचाने के लिए इसे रोकना अपना नैतिक कर्तव्य अनुभव करती थी, जबकि अपने व्यापारिक हितों और लाभ की दृष्टि से अंग्रेज अफीम के व्यापार को उत्तरोत्तर बढ़ाने के इच्छुक थे। दोनों देश अपने परस्पर विरोधी हितों के कारण 1939 से 1942 ईस्वी में युद्ध के ज्वाला में कूद पड़े। ये युद्ध इतिहास में अफीम युद्ध के नाम से प्रख्यात हुआ। सामान्य रूप से इस युद्ध का कारण केवल अफीम के व्यापार को ही बताया जाता है, किंतु इस व्यापारिक संघर्ष की पृष्ठभूमि में अनेक महत्वपूर्ण कारण विद्यमान थे, जिन्होंने इंग्लैंड और चीन के मध्य संघर्ष छेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत की। अफीम युद्ध। नेपियर की मृत्यु के बाद व्यापार अधीक्षक के पद पर नियुक्त दोनों सदस्य एलवी डेविस और जॉर्ज बी रॉबिन्सन नरम स्वभाव के थे। उन्होंने नेपियर के विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया, किंतु उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। किंतु उन्होंने चीनी सरकार को उकसाने वाला कोई कार्य नहीं किया, अपितु मकाओ में रहकर शांतिपूर्वक अपने व्यापार का संचालन करते रहे। 1836 ईस्वी में चार्ल्स इलियट के इस पद पर नियुक्त होने के बाद वाइसराय से कैंटन में अपने निवास की आज्ञा चाही, जिसमें वो सफल रहा, किंतु इससे अंग्रेज व्यापारियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। फलतः 1838 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारियों की सहायता के लिए एक जहाजी बेड़ा दक्षिणी चीन के तट पर तैनात किया गया। लॉर्ड नेपियर भी इस मत का समर्थक था। पृष्ठ 202। तस्कर व्यापार में वृद्धि। अफीम के व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त होने का परिणाम स्वरूप चीन में अफीम के व्यापार के लिए निजी व्यापारियों ने भरसक प्रयास किया तथा चीनी सरकार के सम्मुख एक भयानक संकट उठ खड़ा हुआ। पुर्तगालियों के चीन में प्रवेश से पूर्व ही चीनवासी अफीम प्रिय हो गए थे, किंतु धीरे धीरे ये शौक बढ़ता गया, क्योंकि अंग्रेजों ने 1773 ईस्वी के बाद खुलकर चीन में अफीम का विक्रय किया, जिससे 15 वर्षों के अंदर चीन में अफीम का आयात 4 गुना हो गया। यद्यपि चीनी सरकार ने अफीम के आयात को प्रतिबंधित करने का प्रत्येक संभव प्रयास किया, किंतु उसे उसमें कोई सफलता नहीं मिली। 1800 ईस्वी में अफीम का व्यापार पूर्णतया निषिद्ध घोषित कर दिया गया, किंतु फिर भी अफीम का व्यापार छिपे रूप से चलता रहा। 1883 ईस्वी में जब चीन का एक अधिकारी अफीम के तस्कर व्यापार को रोकने के लिए कैंटन पहुंचा, तो उसे ये जानकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि उसका विरोध केवल अंग्रेज व्यापारी ही नहीं कर रहे थे, अपितु स्थानीय चीनी अधिकारी भी उसमें सम्मिलित थे, क्योंकि इस तस्कर व्यापार के कारण वो मनमाना व्यक्तिगत लाभ कमा रहे थे। वो जिन साधनों से तस्कर व्यापार को रोकने का प्रयास करता था, वे ही साधन तस्कर व्यापार में सहयोग देने लगते थे। इससे उसे अत्यधिक निराशा हुई। उसने जिन अधिकारियों एवं नौकाओं को तस्कर व्यापार पर अंकुश लगाने के कार्य में संलग्न किया था, वो ही अफीम के तस्कर व्यापार में पूरी तरह लग गए थे। इस प्रकार चीनी अधिकारियों की स्वीकृति से अंग्रेजी व्यापारी अफीम के व्यापार में लगे रहने से इस तस्कर व्यापार पर अंकुश लगाना कठिन हो गया। आर्थिक संकट। अफीम के तस्कर व्यापार ने चीन की आर्थिक दशा पर विपरीत प्रभाव डाला। अफीम के बदले में तस्कर व्यापारी चांदी प्राप्त करते थे, जो गंभीर चिंता का विषय था। अफीम के व्यापार ने चांदी के सिक्के का मूल्य बढ़ा दिया, जिससे चीन के निवासियों को कर अदायगी में अत्यधिक कठिनाई होने लगी। चीन में लोग सामान्य क्रय विक्रय में तांबे के सिक्के को प्रयोग में लाते थे, किंतु कर के भुगतान में चांदी का सिक्का ही इस्तेमाल किया जाता था। अतः चीनी सरकार ये सोचने के लिए बाध्य हुई कि अफीम के व्यापार को किस प्रकार बंद किया जाए। अब चीन के शासकों के समक्ष यह समस्या उठ खड़ी हुई कि या तो वे अपने करदाताओं के कर को कम करें अथवा जनता के प्रतिरोध का सामना करें। अतः चीनी सरकार ने अंततः ये निर्णय लिया कि अफीम के व्यापार को किसी भी तरह बंद कर दिया जाए। लिंतजे शू के कार्य।
1839 ईस्वी में लिंतजे शू को चीन सरकार ने शाही कमिश्नर बनाकर कैंटन भेजा। वो एक कुशल और दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति था। उसके माध्यम से चीन सरकार अफीम व्यापार को पूर्णतया समाप्त करना चाहती थी। उसकी कठोरता के कारण अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स इलियट की सलाह पर अंग्रेज व्यापारियों ने सारी अफीम चीनी अधिकारियों को सौंप दी। चीन के शाही कमिश्नर के आदेश पर 20,000 पेटी अफीम नमक और चूना मिलाकर नदी में बहा दी गई, जिससे चीन और इंग्लैंड के मध्य तनाव बढ़ गया। चीनी अधिकारी ने अंग्रेज व्यापारियों को ये भी चेतावनी दी कि वे भविष्य में अफीम का व्यापार न करें, अन्यथा चीनी कानून के अनुसार उन्हें मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। पृष्ठ 203। इसके साथ साथ लिन ने अफीम व्यापार के विरोध में महारानी विक्टोरिया को एक पत्र लिखा। उसमें उनसे ये आग्रह किया कि वो इस तस्कर व्यापार को बंद कर दें। लिन के कठोर व्यवहार से अंग्रेज व्यापारी व्यग्र हो उठे और उनमें अत्यधिक उत्तेजना फैल गई। चीनी सरकार के इस कठोर और दमनात्मक दृष्टिकोण के कारण दोनों पक्ष धीरे धीरे युद्ध की ओर अग्रसर हुए। अन्य कारण। अफीम व्यापार के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य कारणों ने भी 1939 ईस्वी में आंग्ल चीन युद्ध के विस्फोट में महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत की। ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति। ब्रिटेन एक साम्राज्यवादी देश था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उसने एशिया के विशाल भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। वो चीन पर भी अपना प्रभाव जमाना चाहता था, क्योंकि उससे अनेक लाभ हो सकते थे। औद्योगिक क्रांति के विकास के कारण ब्रिटेन को नए उपनिवेशों की आवश्यकता थी। चीन का विशाल क्षेत्रफल उसके यहाँ निर्मित माल की बिक्री का महत्वपूर्ण केंद्र सिद्ध हो सकता था। को हांग से मुक्ति की इच्छा। चीनी समाज विदेशी व्यापारियों को आदर की दृष्टि से नहीं देखता था और उन्हें शोषक समझता था। इसलिए मंचू काल में विदेशी व्यापारियों को सीधे चीन के व्यापारियों से व्यापार करने की आज्ञा नहीं थी। 1702 ईस्वी में चीन के सम्राट ने एक प्रतिनिधि नियुक्त किया था, जिसके माध्यम से विदेशी व्यापारी चीन में अपने माल का क्रय विक्रय कर सकते थे। 1720 ईस्वी में विदेशी व्यापार के इच्छुक चीनी व्यापारियों ने अपनी एक संस्था को हांग बना ली थी। इस कार्य में उन्हें स्थानीय अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त था। कोई भी विदेशी व्यापारी को हांग की आज्ञा के बिना चीन में व्यापार नहीं कर सकता था। विदेशी व्यापारियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। वे पालकी नुमा कुर्सियों पर नहीं बैठ सकते थे। चीनी नौकर रखने अथवा चीनी भाषा सीखने का उन्हें अधिकार नहीं था और न ही वे चीन के किसी व्यक्ति को ईसाई धर्म में दीक्षित कर सकते थे। इन प्रतिबंधों के कारण अंग्रेज व्यापारियों की मानसिकता पर बुरा प्रभाव पड़ा। वे चीन से मुक्त व्यापार के इच्छुक थे और इन प्रतिबंधों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते थे। समानता की आकांक्षा। चीन के निवासी यूरोप के लोगों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। वे उन्हें असभ्य व जंगली समझते थे। इसलिए चीन के अधिकारी विदेशियों को समानता का स्तर देने के लिए तैयार नहीं थे। विदेशी व्यापारी भले ही कितना ही बड़ा अथवा धनवान क्यों न हो, चीन के अधिकारी उसके प्रति व्यवहार उपेक्षापूर्ण ही करता था। विदेशी व्यापारियों को कोतो का नियम मानना अनिवार्य था। इस नियम के अनुसार उन्हें 3 बार घुटने टेक कर 9 बार माथा टेकना पड़ता था, जिसे यूरोप के सभी देश अत्यंत अपमानजनक महसूस करते थे। विदेशी व्यापारियों की ये प्रबल इच्छा थी कि उन्हें चीनी व्यापारियों के साथ समानता का स्तर प्रदान किया जाए और असम्मानजनक प्रथाओं का उन्मूलन किया जाए, ताकि विदेशी व्यापारी चीन से सम्मान प्राप्त कर सके तथा ससम्मान व्यापार कर सके। अनेक देशों में, जिनमें इंग्लैंड अग्रगण्य था, इस हेतु चीनी सरकार से सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु अपने मंतव्य में असफल होने के कारण उसने युद्ध की नीति का अवलंबन किया। पृष्ठ 204। अफीम युद्ध के कारणों का विश्लेषण करते हुए एक चीनी इतिहासकार ने उल्लेख किया है, विदेशी लेखकों का कहना है कि इस युद्ध का कारण ये था कि पश्चिमी देश समानता के आधार पर चीन के साथ दौत्य संबंध स्थापित करना चाहते थे और व्यापार के संबंध में बराबरी का अधिकार चाहते थे। किंतु बराबरी और समानता का प्रश्न ही कहाँ उठता है, जब चीन को ये स्वतंत्रता भी न रही कि वो भयंकर, विषैली तथा हानिकारक औषधियों का आयात निषिद्ध कर सकता। निसंदेह बराबरी और समानता तो बहाना मात्र थी। हमारी स्कूली पाठ्य पुस्तकों में भी यही लिखा हुआ है और हमारे अध्यापक भी शिष्यों को यही बतलाते हैं कि अफीम युद्ध का कारण ये था कि चीनी लोग ब्रिटेन के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ना चाहते थे। सत्य ये है कि हमारे देशवासियों को अफीम से उतनी हानि नहीं हुई जितनी की साम्राज्यवादी जहर से हुई है। पश्चिमी विधान को स्वीकार करना। ब्रिटेन और चीन में इस प्रश्न का मतांतर था कि कैंटन में निवास करने वाले अंग्रेज कानूनी दृष्टि से चीन के अधीन हैं अथवा नहीं। यदि कभी चीन में कोई अंग्रेज अपराध कर दे, तब उसका फैसला चीन की अदालत में हो अथवा ब्रिटेन की।
1784 ईस्वी में एक अंग्रेज की गोली से एक चीनी नागरिक की मृत्यु हो गई। चीन सरकार ने यह आदेश दिया कि हत्यारे को चीन की पुलिस के हवाले किया जाए और चीन की अदालत में उसका मुकदमा चले, किंतु अंग्रेज इसके विरुद्ध थे। चीनी अदालत ने अपने कानून के अनुसार उस अंग्रेज अपराधी को पकड़कर चीनी अदालत में प्रस्तुत किया और अदालत के निर्णय अनुसार उसे मृत्युदंड दिया। अंग्रेज व्यापारी और अधिकारी इससे नाराज हुए और 1793 ईस्वी में एक मिशन मैरकाटने के नेतृत्व में चीन भेजा गया, जिसमें यह प्रयास किया गया कि कैंटन में निवास करने वाले अंग्रेजों को स्वशासन का अधिकार प्रदान किया जाए और अंग्रेज अपराधियों के निर्णय अंग्रेजी अदालत में ही प्रस्तुत किए जाएं। किंतु चीन सरकार इससे सहमत नहीं हुई और 1793 ईस्वी के बाद भी कई अंग्रेज अभियुक्तों को चीनी अदालत के निर्णयों के आधार पर सजाएं दी गई, जिससे अंग्रेजों में अत्यधिक असंतोष व्याप्त हो गया। उन्हें यह अत्यंत असम्मानजनक प्रतीत होता था कि चीन का कोई न्यायाधीश किसी अंग्रेज के मुकदमे का निर्णय करे। धीरे धीरे अन्य सब विदेशी भी इंग्लैंड की नीति के समर्थक बन गए और उन्होंने चीन के कानूनों की अवहेलना करनी प्रारंभ कर दी। युद्ध का तात्कालिक कारण। अफीम के तस्कर व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए कमिश्नर लिन ने कठोर और दमनात्मक नीति का आश्रय लिया, जिससे त्रस्त होकर अंग्रेज व्यापारियों ने अपनी सरकार पर युद्ध के मार्ग को अपनाकर चीन को सबक सिखाने हेतु दबाव डाला। लिन ने अंग्रेज व्यापारियों की अफीम की जो पेटियां नदी में डलवाई थी, उसकी आर्थिक क्षति अंग्रेजों को असहनीय हो रही थी। 60 करोड़ डॉलर की क्षति उन्हें निरंतर युद्ध के लिए उकसा रही थी, जिससे युद्ध अनिवार्य प्रतीत होने लगा था। इसी समय 7 जुलाई 1839 ईस्वी को चीन और अंग्रेज व्यापारियों के परस्पर संघर्ष में एक चीनी नाविक की हत्या हो गई। चीनी कानून के अंतर्गत तत्कालीन चीनी कमिश्नर लिन ने यह मांग की कि अपराधियों को चीन के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि उन्हें दंडित किया जा सके, किंतु अंग्रेज व्यापार अधीक्षक इलियट ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि इस सामूहिक संघर्ष की घटना में से वास्तविक अपराधी को खोज पाना असंभव था। चीनी अधिकारियों ने अंग्रेजों के व्यवहार और दृष्टिकोण को अनुभव करते हुए उनके व्यापारिक संस्थान पर निगरानी रखना प्रारंभ कर दिया। 1839 ईस्वी में कोलून में कुछ शराबी अंग्रेज नाविकों ने एक चीनी नाविक की हत्या कर दी। अपराधी को प्राप्त करने के लिए अंग्रेज व्यापारियों की भोजन आपूर्ति व्यवस्था भंग कर दी गई। पृष्ठ 205। अतः उन्होंने कैंटन के स्थान पर मकाओ में शरण ली। चीन की सरकार ने मकाओ में अंग्रेज व्यापारियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया, जिससे बाध्य होकर उन्हें हांगकांग में शरण लेनी पड़ी। अंग्रेजी सरकार द्वारा चीन को संतुष्ट करने के लिए अपनी अदालत में मुकदमा चलाकर अपराधी तत्वों को दंड देने की घोषणा के बाद भी चीनी सरकार को संतोष नहीं हुआ। दूसरी ओर अंग्रेज जनता अपने नागरिकों की चीन में सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए दबाव डाल रही थी, जिससे दोनों देशों के संबंध उत्तरोत्तर तनावपूर्ण होते गए। फलतः 3 नवंबर 1939 ईस्वी को 2 ब्रिटिश पोत चीनी जहाजों से उलझ गए और उन्हें मार भगाया। इस पर चीन ने ब्रिटेन से व्यापारिक संबंध भंग कर दिए और दोनों देशों में युद्ध का वातावरण तैयार होने लगा। युद्ध की घटनाएं। फरवरी 1840 ईस्वी तक आते आते अंग्रेज सरकार ने ये निश्चय कर लिया कि उसे चीन के विरुद्ध संघर्ष करना ही है। फलतः अप्रैल में ब्रिटिश संसद ने इस हेतु एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया। पामस्टर ने चीन के विरुद्ध सफलता अर्जित करने के उद्देश्य से भारत से भी सैनिक सहायता प्राप्त की। अफीम युद्ध के अंतर्गत ब्रिटेन और चीन के मध्य 2 प्रमुख युद्ध हुए। प्रथम युद्ध 1840 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों ने कैंटन का घेरा डालकर चीनियों पर विजय प्राप्त की। ब्रिटेन सामुद्रिक शक्ति के रूप में पहले ही विश्व में ख्याति अर्जित कर चुका था, इसलिए चीनियों को अंग्रेजों के सम्मुख घुटने टेकने के लिए बाध्य होना पड़ा। तत्पश्चात ब्रिटेन की सेना ने कैंटन से हटकर यांगत्से नदी के मुहाने पर नाकेबंदी करके चीनी सेना पर आक्रमण कर लिया, जिसमें चीन की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। इस अभियान के कारण चीन ने अपने कमिश्नर लिन से शू को पद से हटा दिया ताकि समझौता वार्ता के लिए उचित वातावरण बनाया जा सके। मंचू वंश के एक अधिकारी ची शान को अंग्रेज व्यापारियों से वार्ता के लिए नियुक्त किया गया। उसने इलियट से संधि की वार्ता प्रारंभ की। उसके द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप ब्रिटिश युद्धपोत व सेना वापस दक्षिण चली गई। जनवरी 1841 ईस्वी में एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार 1. हांगकांग अंग्रेजों को स्थायी निवास के लिए दिया गया। 2. अफीम की क्षति के लिए चीन ने अंग्रेजों को $60 लाख की क्षतिपूर्ति के रूप में देना स्वीकार किया। 3. राजनयिक समानता के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। 4. कैंटन में अंग्रेजी व्यापार को पुनः शीघ्र खोलने का वचन दिया गया।
यद्यपि दोनों देशों की सहमति से इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, किंतु अंत में ये किसी भी पक्ष को मान्य न होने के कारण अस्थायी सिद्ध हुआ। चीन सरकार समझती थी कि चीशान ने अंग्रेजों को बहुत अधिक सुविधाएं प्रदान कर दी थीं, जबकि ब्रिटिश सरकार की मान्यता थी कि इलियट चीनियों से अधिक रियायतें प्राप्त करने में असफल रहा था। अतः जहां एक ओर मंचू शासक ताओ कुआंग ने चीशान को पद से हटा दिया, वहां दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने कप्तान इलियट को वापस बुला लिया। इस प्रकार पुनः आंग्ल चीन युद्ध का वातावरण तैयार होने लगा। पृष्ठ 206। ब्रिटिश सरकार ने सर हेनरी पोटिंगर को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। उसने तुरंत सैनिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी तथा ब्रिटेन का जहाजी बेड़ा बिना किसी बाधा के उत्तर की ओर बढ़ता गया। शीघ्र ही चरसर्न के द्वीप पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। निक्पो तथा अमोय नगर के साथ साथ शंघाई का बंदरगाह और हांगकांग द्वीप भी चीनियों के हाथ से निकल गया। तत्पश्चात विदेशियों ने चीन की तत्कालीन राजधानी पीकिंग और प्राचीन राजधानी नानकिंग पर भी आक्रमण किया। चीन की पराजय से मंचू शासकों की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। पराजय के साथ ही चीन में आंतरिक विद्रोह के कारण अव्यवस्था फैल गई और सर्वत्र अशांति और लूटमार का बाजार गर्म हो गया। मंचू शासकों के विरोधियों ने स्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेजों को खुलकर सहयोग व समर्थन प्रदान किया। फलतः बाध्य होकर चीन के शासक ने कॉर्नवालिस के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। युद्ध का महत्व। ब्रिटेन की छोटी सी सेना ने चीन की विशाल सेना को पराजित करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। वस्तुतः ब्रिटेन की सफलता का मूल कारण उसके शस्त्रों की श्रेष्ठता और आधुनिक तकनीकी की विजय थी। इस पराजय के बाद चीन का द्वार विदेशियों के लिए सदैव के लिए खुल गया और चीन को ये सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा कि यूरोप के बड़े बड़े देशों के सम्मुख उसका कोई महत्व नहीं है और उसे उनकी मांगों के सम्मुख घुटने टेकने पड़ेंगे। साथ ही यूरोप वासियों में ये भावना बलवती हो गई कि चीन उनके सम्मुख एक दुर्बल देश है और वो अपनी इच्छानुसार वहां अफीम का तस्कर व्यापार कर सकते हैं। इस युद्ध में ब्रिटेन की सफलता के बाद चीन को अपने देश में व्यापार करने वाले विदेशियों का समानता का स्तर प्रदान करना पड़ा। उसे यह विश्वास हो गया था कि यदि ये अधिकार विदेशियों को प्रदान नहीं किया गया तब वे बलपूर्वक इसे प्राप्त कर लेंगे। इस युद्ध से ये भी निश्चय हो गया कि चीन में पश्चिमी सभ्यता के प्रवेश को रोक पाना संभव नहीं है। यदि चीनी सरकार अंग्रेज व्यापारियों को ये समस्त अधिकार पहले ही प्रदान कर देती तब ये संभव था कि अफीम युद्ध को टाला जा सकता था। साथ ही यदि कहीं दैव योग से चीन इस युद्ध में विजयी हो जाता तब निसंदेह ही ब्रिटिश व्यापारियों के साथ साथ अन्य यूरोप के व्यापारियों को भी चीन में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिलता। नानकिन की संधि। 29 अगस्त 1842 ईस्वी को आंग्ल चीन अथवा अफीम युद्ध का अंत हुआ और दोनों पक्षों ने नानकिन की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि की प्रमुख धाराएं इस प्रकार थीं। 1. अंग्रेज व्यापारियों के लिए कैंटन, अमोय, फुचाड़, निक्पो और शंघाई के बंदरगाह निवास तथा व्यापार के लिए खोल दिए गए। उन्हें ये भी अधिकार प्रदान कर दिया गया कि वे यहाँ अपने वाणिज्य दूत नियुक्त कर दें। 2. हांगकांग द्वीप पर सदैव के लिए ब्रिटेन का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। 3. चीन में आयात निर्यात के सीमा शुल्क की समान और उदार दर स्वीकार कर ली गई। इस संधि के अनुसार 5% तट कर निश्चित किया गया तथा ये भी निर्णय लिया गया कि यदि सीमा शुल्क बढ़ाना आवश्यक हो तब उसे पारस्परिक समझौते के बाद ही बढ़ाया जाए। 4. व्यापारिक संगठन को हांग भंग कर दिया गया तथा ब्रिटिश व्यापारियों को ये छूट प्रदान कर दी गई कि वे स्वेच्छापूर्वक चीनी व्यापारियों से लेन देन कर सकें। पृष्ठ 207। 5. समानता के अधिकार को लागू करते हुए निश्चय किया गया कि अंग्रेज पदाधिकारी के पत्र को भविष्य में प्रार्थना के स्थान पर संदेश पत्र कहा जाए। 6. अंग्रेजों को अपने मुकदमे ब्रिटेन के कानून के अनुसार अपनी अदालतों में चलाने का अधिकार प्रदान किया गया। 7. चीन ने अफीम के हर्जाने, ऋण अदायगी और क्षतिपूर्ति आदि को मिलाकर कुल 1 करोड़ 20 लाख डॉलर भुगतान करने का वचन दिया। ये भी निश्चय हुआ कि अन्य देशों के लोगों को जो भी सुविधाएं चीन प्रदान करेगा वो अंग्रेजों को स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती रहेंगी। संधि में अफीम युद्ध के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। यद्यपि समझौते हेतु आए अंग्रेज अधिकारियों ने अफीम व्यापार को वैधानिक रूप देने का प्रस्ताव रखा था, किंतु चीनी सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई और संधि में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं आया। अतः तस्कर व्यापार जारी रहा। नानकिन की संधि का महत्व। इस संधि ने चीन के सार्वभौम सत्ता के अधिकार पर कुठाराघात किया।
चीन से आयात निर्यात व तटकर निश्चित करने का अधिकार छीन लिया गया। अंग्रेजों के मुकदमे उन्हीं की अदालतों में चलाए जाएं। ये अधिकार चीन की प्रभुसत्ता के लिए घातक सिद्ध हुआ और विदेशी मनमानी करने लगे। वास्तव में चीन के लोग नानकिन की संधि के महत्व को नहीं समझ सके और चीन को नैतिक एवं आर्थिक दृष्टि से इस संधि के कारण अपार हानि उठानी पड़ी। उसकी नियंत्रित व्यापार प्रणाली पूरी तरह नष्ट हो गई। अमेरिका से संधि। अंग्रेजों के हाथों चीन की पराजय के बाद अन्य देशों ने भी चीन की दुर्बलताओं का लाभ उठाने के लिए चीन में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम अमेरिका ने चीन से संधि का प्रयास किया। कैलब कशिंग को संधि के उद्देश्य से चीन भेजा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति टाइलर ने उसके माध्यम से चीन की सरकार के सम्मुख संधि का प्रस्ताव रखा। फलतः 2 जुलाई 1844 ईस्वी को अमेरिका और चीन के मध्य वांग हिया की संधि हुई, जिसके अनुसार अमेरिका के व्यापारियों को चीन में वो सब सुविधाएं प्राप्त हो गईं जो नानकिन संधि के द्वारा अंग्रेजों को प्राप्त हुई थीं। इस संधि में देशोत्तर अधिकारों को विशेष महत्व दिया गया, जिसके अनुसार यदि चीनी और अमेरिकी नागरिकों के मध्य संघर्ष में चीनी को अपराधी पाया जाएगा तब उसके विरुद्ध चीनी विधान के अनुसार कार्यवाही की जाएगी और किसी अमेरिकी के दोषी पाए जाने पर उस पर अमेरिकी न्यायालय में अमेरिकी दंड विधान के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इस व्यवस्था के लागू होने से चीन पर पाश्चात्य प्रभाव बढ़ गया, जिससे चीन की प्रभुसत्ता पर कुठाराघात हुआ। अन्य संधियां। अमेरिका के बाद फ्रांस ने भी नानकिन की संधि के आधार पर चीन से एक संधि की, जिसके अनुसार फ्रांस को भी वो सब व्यापारिक सुविधाएं चीन में प्राप्त हो गईं, जो उससे पूर्व ब्रिटेन व अमेरिका को प्राप्त थीं। फ्रांस ने इस संधि द्वारा कैंटन तथा अन्य व्यापारिक केंद्रों पर कैथोलिक मिशन स्थापित करने और स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे अन्य देशों के व्यापारियों को भी ये सुविधाएं प्राप्त हो गईं। पृष्ठ 208। फ्रांस के बाद नॉर्वे, स्वीडन और बेल्जियम के साथ भी चीन को संधियां करनी पड़ी। कालांतर में पुर्तगालियों ने मकाओ को खुला बंदरगाह घोषित करके चीन से स्वायत्तता का अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मकाओ पर पुर्तगालियों के अधिकार को मान्यता प्राप्त हो गई। अन्य देशों से की गई संधियों के परिणाम। ब्रिटेन तथा अन्य देशों से की गई संधियों का चीन की सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। जहां चीन के द्वार व्यापार की दृष्टि से सभी देशों के लिए खुल गए, वहां चीन में अपने अपने उपनिवेश स्थापित करने की भावना भी बलवती हुई। चीन की सैनिक व वैज्ञानिक दुर्बलता का खुला प्रदर्शन इससे पूर्व नहीं हुआ था। फलतः पाश्चात्य दार्शनिकों और विद्वानों ने चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस और लाओ त्से की आलोचना करनी प्रारंभ कर दी और ईसाई धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए हर संभव प्रयास किया। कैंटन तथा अन्य बंदरगाहों में विदेशी बस्तियों की स्थापना के कारण चीन तथा पाश्चात्य जातियों के मध्य परस्पर कटुता की भावना का विकास हुआ। विदेशियों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए सेनाएं रखने के कारण चीन की सार्वभौम प्रभुसत्ता और स्वतंत्रता पर कुठाराघात हुआ। द्वितीय अफीम युद्ध। ब्रिटेन ने प्रथम अफीम युद्ध अवश्य जीत लिया था और नानकिन की संधि से उसे कुछ संतोष अवश्य हो गया था, किंतु कुछ समय बाद ही ब्रिटेन के लोग नानकिन की संधि से प्राप्त सुविधाओं को अपर्याप्त मानने लगे थे। यूरोप के व्यापारी चीन में प्रविष्ट अवश्य हो गए थे, किंतु उन्हें अपनी स्थिति पर संतोष नहीं था। उन्हें समानता का आश्वासन प्राप्त हो गया था, परंतु चीन में ऐसा कोई अधिकारी या मंत्रालय नहीं था जिससे विदेशी कूटनीतिक बातचीत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। वस्तुतः चीन के लोग पश्चिमी जातियों की अपेक्षा अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और कैंटन में विदेशियों के प्रवेश से वे क्षुब्ध थे। कैंटन बंदरगाह सबके लिए खोले जाने से परेशान होकर उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट करने के उद्देश्य से पत्रक बंटवाए, जिन पर लिखा था कि यदि विदेशी कैंटन के अतिरिक्त इधर उधर जाएंगे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी और उनकी रसद की आपूर्ति भंग करके उन्हें भूखों मार दिया जाएगा। विदेशियों की शरारतें। प्रथम अफीम युद्ध की पराजय ने मंचू शासकों की दुर्बलता और खोखलेपन को प्रकट कर दिया। सर्वत्र शोषण, षड्यंत्र और भ्रष्टाचार पनपने लगा। देश में बेकारी और भुखमरी बढ़ने लगी तथा दक्षिण में भयंकर अकाल पड़ने से विद्रोह का खतरा बढ़ने लगा। अफीम युद्ध के बाद चीन में 7 वर्ष में लगभग 100 विद्रोह हुए। इनमें ताइपिंग विद्रोह सबसे अधिक उल्लेखनीय है। इसका मुख्य कारण चीन में विदेशियों के प्रभाव को बढ़ने से रोकना था। मंचू सरकार अकेले इस विद्रोह का दमन नहीं कर सकी, अतः उसने विदेशियों के सहयोग से इसका दमन करने में सफलता प्राप्त की।
यद्यपि विद्रोह दबा दिया गया, किंतु मंचू सरकार विदेशी सहायता प्राप्त करने के कारण दुविधा और मुसीबत में पड़ गई। रक्षक भक्षक बनकर चीन के चारों ओर मंडराने लगे। उन्होंने चीन में व्याप्त अव्यवस्था और गड़बड़ी का लाभ उठाकर अफीम के तस्कर व्यापार को और अधिक विस्तृत करने का प्रयास किया। प्रथम अफीम युद्ध के बाद अफीम का व्यापार पूरी तरह बंद हो जाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। चीनी अधिकारी और विदेशी व्यापारी अपने आर्थिक हितों के कारण अफीम के तस्कर व्यापार में लिप्त रहे। पृष्ठ 209। 1840 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक अफीम के वार्षिक आयात में 300% की वृद्धि हुई। चीन पर अफीम व्यापार के प्रभाव अत्यंत दूरगामी और विनाशकारी सिद्ध हुए। विदेशी व्यापारी अपने लाभ के कारण उसे छोड़ना नहीं चाहते थे और चीन अपने कानून का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं था। मंचू शासकों की दुर्बलता का लाभ उठाकर विदेशियों ने चीन में शरारतें करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने निर्धन चीनियों को बहकाकर दूरस्थ स्थानों पर मजदूरी के लिए ले जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मजदूर को अपने उद्देश्य के लिए ले जाने के लिए उन्होंने बल और धमकी का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। मंचू सरकार ने विदेशी व्यापारियों की इन ज्यादतियों को रोकने के अनेक प्रयास किए, किंतु उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। पश्चिमी देशों के लोगों के मुकदमे उनके देश की अदालतों में चलाए जाने की शर्त नानकिंग की संधि में तय हो गई थी, किंतु 1850 ईस्वी तक यूरोपीय अदालतों का गठन न किए जाने के कारण उनके मुकदमों के चलाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठा। अतः चीन की जनता अत्यंत असंतुष्ट थी। उनके प्रतिशोधात्मक कार्यों ने विदेशियों को चीन में पुनः हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया। नवीन संधि की मांग। 1842 ईस्वी की संधि से ब्रिटिश व्यापारी यद्यपि लाभ में थे, किंतु फिर भी उन्हें अपनी स्थिति से संतोष नहीं था। चीन की दुर्बलताओं का लाभ उठाकर वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे। विदेशियों की संख्या चीन में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अतः ब्रिटेन यांगत्से की घाटी पर विजय करने की योजना बनाने लगा। व्यापारिक लाभ की आकांक्षा के कारण वो सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहता था और अंग्रेज जनता भी केवल 5 बंदरगाहों से व्यापार करके संतुष्ट नहीं थी। ये चीन के अधिक से अधिक प्रदेश पर अधिकार स्थापित करने की इच्छुक थी। भारत में प्राप्त सफलता के कारण अंग्रेजों के मस्तिष्क में ये पूरी तरह बैठ गया कि वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। उन्हें अपने अत्याधुनिक शस्त्रों और युद्ध प्रणाली में पूर्ण विश्वास था, इसलिए ये पुरानी संधि को दोहराए जाने की मांग करने लगे। उन्होंने ये तर्क प्रस्तुत किया था कि नानकिंग की संधि के बाद जो संधियां अन्य देशों से की गई हैं, उनके अनुसार ब्रिटेन को कम सुविधाएं प्राप्त हैं। वास्तव में ये केवल बहाना मात्र था और ब्रिटेन चीन की दुर्बलता का लाभ उठाकर वहां अपने पैर जमाना चाहता था। नवीन प्रस्ताव। चीन की आंतरिक अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए ब्रिटेन के उच्च आयुक्त लॉर्ड बोरिंग द्वारा चीन के अधिकारियों के समक्ष नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि विदेशी व्यापारियों को चीनी साम्राज्य के सभी तटवर्ती प्रदेशों में प्रवेश करने की आज्ञा प्रदान की जाए। यांगत्से नदी में आवागमन और प्राचीन राजधानी नानकिंग में प्रवेश का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अफीम व्यापार को वैध घोषित किए जाने की मांग भी प्रस्तुत की गई तथा आयात पर चुंगी समाप्त किए जाने का अनुरोध किया गया। ब्रिटेन की मांगों का फ्रांस और अमेरिका ने भी समर्थन किया। चीनी अधिकारियों ने लॉर्ड बोरिंग द्वारा प्रस्तुत इन प्रस्तावों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ब्रिटेन ने भी क्रीमियन युद्ध में व्यस्त होने के कारण इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, किंतु 1856 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध की समाप्ति के बाद उसने चीन के विरुद्ध नौसैनिक कदम उठाने का निश्चय किया। पृष्ठ 210। फ्रांसीसी पादरी की हत्या। 1856 ईस्वी में फ्रांस के एक कैथोलिक पादरी ऑगस्ट चैपडिलेन पर विद्रोह का आरोप लगाकर क्वांगसी के स्थानीय अधिकारियों ने उसे मृत्युदंड दे दिया। जैसे ही ये सूचना कैंटन पहुंची, फ्रांस के राजदूत ने एक विरोध पत्र चीनी सरकार को भेज दिया और उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि ये चीनी सरकार द्वारा अधिकारों का अतिक्रमण है। उन्हें फ्रांस के किसी व्यक्ति पर चीन की अदालत में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी। इस घटना के बाद फ्रांस का झुकाव ब्रिटेन की ओर बढ़ने लगा। युद्ध का विस्फोट। आंग्ल चीनी युद्ध की संभावना को देखते हुए नेपोलियन तृतीय ने आंग्ल फ्रांसीसी मित्रता को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और चीन पर संयुक्त आक्रमण का प्रस्ताव ब्रिटेन के सम्मुख प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों में जिस समय युद्ध प्रारंभ हुआ, भारत में 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रस्फुटित हुआ। चीन के गवर्नर ने अंग्रेजों की हत्या करने पर पुरस्कार देने की घोषणा की। यद्यपि जनता ने अंग्रेजी व्यापार क्षेत्र में आग लगाकर ब्रिटेन का बहुत नुकसान किया, किंतु फिर भी आंग्लो फ्रांसीसी गठबंधन के कारण चीन कैंटन पर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सका। फ्रांस और इंग्लैंड की संयुक्त सेना ने उत्तर में ताकू के किले और पीकिंग के समुद्री मार्ग तिनतनसिन में प्रवेश करके चीन को भयभीत कर दिया।
तीन की संधि। इंग्लैंड के विरुद्ध ये चीन की दूसरी पराजय थी। 20 वर्ष पूर्व अकेले इंग्लैंड ने चीन को घुटने टेकने के लिए बाध्य कर दिया था और इस बार इंग्लैंड और फ्रांस की सामूहिक सेना के सम्मुख चीन असहाय बन गया था। चीन की आंतरिक स्थिति पहले ही अत्यंत अव्यवस्थित थी। ताइपिंग विद्रोह ने चीन को पहले ही खोखला कर दिया था और विभिन्न राजवंश चीन पर अधिकार करने के लिए परस्पर लड़ रहे थे। फलतः चीनी सरकार ने संधि की वार्ता प्रारंभ की, किंतु संधि की शर्तें निश्चित होने से पूर्व ही दोनों पक्ष पुनः युद्ध में उलझ गए। जब चीन को अपनी राजधानी पीकिंग के चारों ओर खतरा मंडराता दिखाई पड़ने लगा, तब 1858 ईस्वी में तीन की संधि पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर कर दिए। इसमें निम्नलिखित प्रमुख शर्तें थीं। 1. पीकिंग में विदेशी राष्ट्रों के दूतों के निवास की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें कोतो जैसी अपमानजनक रस्म का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पृष्ठ 211। 2. विदेशी व्यापारी अपनी इच्छानुसार चीन में आ जा सकेंगे। 3. चीन में 11 नवीन बंदरगाह व्यापार के लिए खोल दिए गए। 4. ईसाई धर्म प्रचारक चीन के किसी भी भाग में जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। 5. चीन ने युद्ध की क्षतिपूर्ति अदा करने का वचन दिया। 6. तटकर की नई दरें लागू की गईं और आयात निर्यात पर 5% चुंगी लगाने का निर्णय किया गया। 7. अफीम व्यापार वैध घोषित कर दिया गया। संधियों की विवेचना। 1842 से 1860 ईस्वी तक चीन एवं यूरोप के देशों के मध्य कई संधियां हुई। वास्तव में चीन पर पाश्चात्य देशों ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग करके उसे इन संधियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। इसलिए चीन के लोग इन संधियों के विरुद्ध थे। ये संधियां निम्न कारणों से उन्हें रुचिकर नहीं थीं। 1. चीनियों की यह मान्यता थी कि चीनियों ने इस संधि का इसलिए विरोध किया क्योंकि इनके द्वारा जो विशेष अधिकार चीन से यूरोप के देशों ने प्राप्त किए थे, उसके बदले में यूरोप के देशों ने चीनियों को कुछ भी नहीं दिया था। 2. चीनी सरकार स्वयं स्वेच्छा से निर्यात आयात कर नहीं लगा सकती थी क्योंकि इसका निर्धारण पहले ही संधियों में कर दिया गया था और चीनी सरकार को इसमें किसी परिवर्तन के करने का अधिकार नहीं था। 3. एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी के रूप में यूरोप के देशों ने जो विशेष अधिकार चीन से प्राप्त किए थे, वो पूर्णतः असंगत एवं अनुचित थे। पाश्चात्य देश अपने हितों के लिए अक्सर इन अधिकारों का दुरुपयोग किया करते थे। ऐसा करने में वो चीनी सरकार एवं पुलिस से बिल्कुल भयभीत नहीं थे। पुनः युद्ध। पश्चिम के देश अब ये भली प्रकार समझ गए थे कि यदि वे चीन में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, तब उसका एकमात्र साधन शक्ति का प्रयोग है। इंग्लैंड व फ्रांस अपनी सामूहिक शक्ति के द्वारा सम्मान प्रिय चीन का दमन करने के इच्छुक थे। पुनः युद्ध छिड़ जाने के कारण वे विजय प्राप्त करते हुए पीकिंग तक जा पहुंचे। भयभीत होकर मंचू शासक हसियन फेंग पीकिंग छोड़कर जेहोल जा पहुंचा। फ्रांस और इंग्लैंड की विजयी सेना ने पीकिंग में प्रविष्ट होकर वहां की जनता का क्रूरतापूर्वक दमन किया और लूटमार की। माइकल और टेलर ने पश्चिम के विजेता देशों द्वारा की गई लूटमार के संबंध में लिखा है, ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना ने बदले की भावना से सम्राट के ग्रीष्मकालीन महल को जलाकर नष्ट कर दिया क्योंकि चीन ने पश्चिमी बंदियों के साथ अत्यंत क्रूर व्यवहार किया था। चीनी सम्राट के पलायन के बाद विजयी सेना के आतंक को समाप्त करने का केवल एक मार्ग ये रह गया था कि तीन की संधि को स्वीकार कर लिया जाए ताकि चीनी जनता दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सके। अतः सम्राट की अनुपस्थिति में उसके भाई और चीनी अधिकारियों ने तीन की संधि को स्वीकार कर लिया। पृष्ठ 212। पीकिंग में मित्र देशों के साथ किए गए इस समझौते में निम्नलिखित शर्तें और जोड़ दी गईं। 1. तीन में विदेशियों को व्यापार करने की आज्ञा प्रदान कर दी गई। इस प्रदेश के चीन की राजधानी पीकिंग के अत्यंत निकट होने के कारण पश्चिम के देशों का प्रभाव राजधानी की ओर बढ़ने लगा। 2. हांगकांग के सामने स्थित कौशल प्रायद्वीप भी ब्रिटेन को दे दिया गया। 3. ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी राजदूतों को पीकिंग में स्थायी निवास की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। 4. क्षतिपूर्ति की धनराशि को बढ़ा दिया गया। 5. 1724 ईस्वी में जब्त की गई रोमन कैथोलिक चर्च की संपत्ति को लौटाने की व्यवस्था की गई। 6. फ्रांस के पादरियों को चीन में भूमि खरीदने तथा मकान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। 7. चीनी कुलियों का विदेश गमन वैध घोषित कर दिया गया। युद्ध के परिणाम। पीकिंग समझौते के द्वारा पश्चिमी देशों के लिए चीन के द्वार सदैव के लिए खुल गए।
चीन ने पश्चिमी देशों की शक्ति के सम्मुख घुटने टेक दिए और उनके आदेशानुसार आचरण करने का वायदा किया। चीन की आर्थिक नीति पर भी पश्चिम के देशों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। सीमा शुल्क और तस्कर पद्धति जैसे आर्थिक आय के बहुमूल्य स्रोतों पर विदेशियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। विदेशियों द्वारा निश्चित किए गए करों में परिवर्तन का अधिकार भी चीन को नहीं था। ये स्थिति न केवल अपमानजनक थी, वरन चीन के उद्योगों के विकास में भी घातक थी। चीन के व्यापारियों को जो कई प्रकार के कर देने पड़ते थे, उनके कारण विदेशी व्यापारियों की तुलना में उनके द्वारा निर्मित माल अत्यंत महंगा होता था, जिसके कारण बाजार में उनके द्वारा निर्मित माल की बिक्री अत्यंत कठिन कार्य थी। पश्चिमी देशों द्वारा चलाए जाने वाले बड़े बड़े बैंकों ने भी चीन की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत की। मंचू शासकों की आर्थिक स्थिति, अफीम के तस्कर व्यापार, विदेशियों से युद्ध, आंतरिक अव्यवस्था और अशांति के दमन और क्षतिपूर्ति के अपार राशि के भुगतान के कारण पहले ही जर्जर हो रही थी। पीकिंग समझौते के अनुसार क्षतिपूर्ति के भार में और वृद्धि कर दी गई थी और उसकी आय के स्रोतों पर विदेशी व्यापारियों के नियंत्रण ने चीन की आर्थिक दशा को अत्यंत दयनीय बना दिया था। चीन की सैनिक स्थिति की दुर्बलता भी उसकी निरंतर पराजयों से बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी। विदेशी व्यापारियों ने अपने धन और तलवार की सहायता से चीन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तथा विशाल वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण करके न केवल गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया, वरन स्वदेशी चीनी नागरिकों के साथ अपमानजनक व उपेक्षापूर्ण व्यवहार करना भी प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण समानता का सिद्धांत छिन्न भिन्न हो गया। अब अंग्रेजों का चीन के प्रति व्यवहार एक अधीनस्थ राज्य के समान था। चीन का बुद्धिजीवी वर्ग मंचू शासकों द्वारा विदेशी व्यापारियों को दी गई सुविधाओं के कारण अत्यंत नाराज था। वे समझते थे कि चीन पर संधियां बलपूर्वक लादी गई हैं। देशोत्तर अधिकार, उन्मुक्त बंदरगाह और उन्मुक्त प्रवेश जैसी कोई सुविधा चीन को यूरोप के किसी देश में प्राप्त नहीं थी। वास्तव में चीन में जो भी सुविधाएं विदेशी व्यापारियों ने प्राप्त की, वे पाश्चात्य साम्राज्यवाद का दूसरा रूप था और ब्रिटेन की व्यापार नीति के पीछे उसकी साम्राज्यवादी लिप्सा कार्य कर रही थी। पृष्ठ 213। ब्रिटेन की इस नीति के कारण चीन की प्रादेशिक अखंडता भंग हो गई और कई महत्वपूर्ण प्रदेशों पर ब्रिटेन का आधिपत्य स्थापित हो गया, जिसके कारण चीन का प्राचीन गौरव ब्रिटेन के साम्राज्यवाद के अंधकार में गोते खाने लगा। युद्धों की समीक्षा। 1839 से 1860 ईस्वी तक चीन को 2 युद्धों में भाग लेना पड़ा। दोनों में ही उसकी पराजय हुई। यद्यपि 1861 ईस्वी में चीन में विदेशियों का आगमन होने लगा था, किंतु ये सब चीन की अनिच्छा से हुआ था। चीन का मंचू राजवंश इन 2 पराजयों के बाद पतन की कगार पर पहुंच गया था। इसके अतिरिक्त युद्ध के बाद चीन पर जो संधियां थोपी गई थी, उनसे पूर्वी एशिया में साम्राज्यवाद को बल मिला था। चीन के 70 बंदरगाह पाश्चात्य देशों के व्यापार के लिए खोल दिए गए। साथ ही विदेशियों को उनकी विजय के पुरस्कार स्वरूप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अधिकार भी प्राप्त हुए, जिससे उन्होंने चीन के आंतरिक भाग में पैर पसारने प्रारंभ कर दिए। इतना ही नहीं, कुछ विदेशी व्यापारियों ने चीन की आंतरिक राजनीति में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। पाश्चात्य देशों ने चीन में चुंगी की वसूली के लिए अपने देश के लोगों की नियुक्ति करके चीन के व्यापार को अत्यंत सीमित कर दिया। साथ ही समुद्री मार्ग से आने वाले जहाजों का निरीक्षण तथा ढुलाई एवं करों की वसूली विदेशी करने लगे थे। इसके साथ साथ चीन की प्राचीन अखंडता समाप्त हो गई। फलतः चीन की समस्त प्रतिष्ठा व स्वाभिमान को धक्का लगा। चीन के राजनीतिक खोखलापन प्रकट हो जाने के कारण पश्चिमी साम्राज्यवाद चीन में तेजी से फैलने लगा। ताइपिंग विद्रोह। चीन में विद्रोह की पुरातन परंपरा है। कन्फ्यूशियसवादी दर्शन राज्य के दैविक अधिकारों के सिद्धांत में इसे आवश्यक बताया गया था। चीन में समस्त राष्ट्र को एक परिवार माना जाता है, जिसे कुओचिया यानी राष्ट्रीय परिवार कहा जाता था, जिसका प्रमुख सम्राट होता था। जब तक सम्राट भली प्रकार शासन करता था, जनता उसका सम्मान करती थी। यदि सम्राट पथभ्रष्ट हो जाता, तब उसे सम्राट के पद से हटाना जनता के हित में ही होता था। देश में प्राकृतिक आपदा का आगमन इस बात का द्योतक था कि सम्राट अपने पद से विचलित हो गया, अतः उसे पद से हटाना अब प्रजा का एकमात्र कर्तव्य हो जाता था। मूलतः मंचू शासक विदेशी थे, किंतु चीनी सभ्यता व संस्कृति को अपनाकर वे उसके प्रबल समर्थक बन गए थे। परंतु साथ ही उन्होंने चीन की जनता का अत्यंत शोषण किया था। राज्य की समस्त भूमि को तथा शहरी संपत्ति को मंचू लोगों में बांटकर चीनी किसानों को बलपूर्वक हानि पहुंचाई थी। वास्तव में समस्त समृद्धि का आधार चीनी किसानों का शोषण था। वस्तुतः किसानों का संतोष ही तत्कालीन विद्रोह का प्रेरणा स्रोत था, जिन्होंने कालांतर में ताइपिंग विद्रोह के मार्ग को प्रशस्त किया।
अफीम युद्ध की असफलता से ये प्रमाणित हो गया था कि वर्तमान मंचू शासकों में प्रशासनिक क्षमता का अभाव था और उनसे ये आशा नहीं की जा सकती थी कि चीन के शासन को वो सफलतापूर्वक चला सकेंगे। सम्राट ताओ कुआंग, जिसने चीन में 1820 से 1850 ईस्वी तक शासन किया, एक दुर्बल व अकुशल शासक था और चीन में इस वंश की स्थापना के बाद से ये भावना फैली हुई थी कि चीन के दिव्य साम्राज्य को इन दुर्बल और अयोग्य शासकों से मुक्ति दिलाना ईश्वरीय आदेश है। पृष्ठ 214। अतः चीन में गुप्त समितियों का जाल बिछा हुआ था, जिनका मूल उद्देश्य मंचू शासकों की सत्ता को उखाड़ फेंकना व मिग वंश को चीन में पुनः स्थापित करना था। पाश्चात्य देश अपने अपने व्यापार के प्रसार के आवरण में अपनी साम्राज्यवादी लिप्सा को पूर्व के देशों पर थोपने के लिए प्रयत्नशील थे। अफीम युद्ध की पराजय ने चीन की मानसिक स्थिति को अत्यंत दुर्बल बना दिया और वहां की सरकार अपने आप को न तो इस स्थिति में अनुभव करती थी कि वो इन विदेशी व्यापारियों को देश से बाहर निकाल सके और न ही वो देश की आंतरिक अव्यवस्था व असंतोष पर नियंत्रण कर पा रही थी। चीन में विद्रोह की परंपरा अत्यंत पुरातन है। कन्फ्यूशियसवादी दर्शन में स्पष्ट उल्लेख है कि जब कोई राजवंश अपनी शासन करने की शक्ति खो बैठता है, तब इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि ईश्वर ने उससे शासन का अधिकार वापस ले लिया है। इसी विचारधारा के कारण चीन की जनता ने मंचू शासकों की सत्ता के विरुद्ध जो आवाज उठाई, वो ताइपिंग विद्रोह के नाम से प्रख्यात हुई। ताइपिंग विद्रोह के कारण चीनी दर्शन के अनुसार दरिद्रता, बीमारी, भूखमरी और अव्यवस्था जनसाधारण को क्रांति का संदेश देते हुए वर्तमान सम्राट को पदच्युत करने की प्रेरणा देते हैं। प्रथम अफीम युद्ध के बाद चीन के दुर्दिन प्रारंभ हो गए और विदेशियों का आगमन बढ़ गया, जिसके कारण चीन की जनता के लिए जीवन एक असहनीय बोझ बन गया था। इस विद्रोह के प्रस्फुटन में निम्नलिखित कारणों ने विशेष योगदान प्रदान किया। आंतरिक अव्यवस्था। चीन में जब जब लंबे समय तक अव्यवस्था और अराजकता व्याप्त रही, दिव्य साम्राज्य के किसी न किसी वंश का पतन हुआ। मंचू साम्राज्य का पतन भी इसी स्थिति का परिणाम था। सम्राट ताओ कुआंग की मृत्यु के बाद 1850 ईस्वी में हसानु फेंग चीन की गद्दी पर आसीन हुआ। वो एक दुर्बल और विलासी शासक था। उसने चीन के साम्राज्य के प्रति उपेक्षा की नीति का अवलंबन किया। परिणामतः प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में राजा की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण भ्रष्टाचार और अव्यवस्था तीव्र गति से पनपने लगी। सभी राजकीय पदाधिकारी अपने सम्राट के समान भोग विलास में लीन हो गए। उन्होंने न केवल जनहितों की उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी, अपितु अपना उल्लू सीधा करने में इस सीमा तक डूब गए कि राज्य में सर्वत्र अशांति, असंतोष और अव्यवस्था फैल गई। तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री डाकुओं का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। पीत नदी में बाढ़ आने से चीन की सर्वाधिक उपजाऊ घाटी तहस नहस हो गई और अनेक व्यक्तियों ने लूटमार का पेशा अपना लिया। शासकों की उपेक्षा और पदाधिकारियों की लापरवाही के परिणाम स्वरूप भूमि कर जमा करना धनी वर्ग का दायित्व न रहकर केवल साधारण किसान के सिर पर बोझ बन गया। राजकीय कार्यों के संचालन के लिए कुछ नवीन कर भी चीन की गरीब जनता पर थोप दिए गए, जिससे वे कर के बोझ से दब गए। फिर भी केंद्रीय सरकार के कोष में वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि बढ़े हुए करों से भ्रष्ट नौकरशाही अपनी जेबों को भरने में संलग्न थी। ये आर्थिक कठिनाइयां कभी कभी उग्र रूप धारण कर लेती थीं, जब कुछ प्राकृतिक विपत्तियां इसके साथ जुड़ जाती थीं। देश की आंतरिक व्यवस्था के जर्जर होने के कारण अनेक गुप्त राजनीतिक दलों का गठन हुआ, जिनका मुख्य ध्येय इस संकट के काल में विद्रोह की भावना को प्रोत्साहित करना था। मंचू शासक अपनी व्यक्तिगत दुर्बलताओं के कारण निरंतर गिरती हुई दशा पर नियंत्रण बनाए रखने में असफल रहे। फलतः विद्रोह का प्रस्फुटन अनिवार्य हो गया। पृष्ठ 215। कृषक असंतोष। चीन की जनता का मुख्य उद्यम कृषि था और कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग कृषि कार्य में संलग्न था। किसानों की आर्थिक दशा करों के अत्यधिक बोझ के कारण अत्यंत दयनीय हो गई थी। कृषि के उत्थान और उत्पादन वृद्धि के लिए कोई प्रयास चीन की सरकार द्वारा नहीं किए गए थे। कम उत्पादन के कारण कृषकों को राजकीय करों की अदायगी के लिए साहूकारों से ऋण लेने पड़ते थे, जिसके कारण उसका अत्यधिक शोषण होता था। आंग्ल चीनी युद्ध ने कृषकों की आर्थिक कठिनाइयों को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। नानकिंग की संधि के परिणाम स्वरूप चीन को बहुत बड़ी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को अदा करनी पड़ी, जिससे चीनी सरकार का कोष रिक्त हो गया, जिसे पुनः भरने का एकमात्र साधन भूमि राजस्व था। अतः चीनी सरकार ने करों को और बढ़ा दिया।
जब कृषकों ने यह अनुभव किया कि वो ऋण लेकर राजकीय करों का भुगतान नहीं कर पाएगा, तब बाध्य होकर उसने अपनी भूमि बेच दी और मजदूरी करके अपनी जीविकोपार्जन करने लगा। और कुछ जो उदंड प्रकृति के किसान थे वे लूटमार करने लगे और उन्होंने अपने अपने गिरोह बना लिए। इन्होंने न केवल सरकारी कोष को लूटना प्रारंभ किया, अपितु भ्रष्ट और लोलुप नौकरशाही को भी दंड दिया। दुर्बल मंचू पदाधिकारी इन विद्रोही लुटेरों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सके और लुटेरे स्वच्छंद रूप से अपना कार्य करते रहे, जिससे शासन के साथ साथ जनता के कष्टों में भी वृद्धि हुई। अफीम के व्यापार ने चीन की आर्थिक स्थिति को दुर्बल बनाने के साथ चीन की जनता के स्वास्थ्य और नैतिक स्तर को भी प्रभावित किया। चीन में जो कुछ चांदी की मुद्राएं थी वे सब अफीम के आयात के कारण विदेशों में जा रही थी। अतः किसानों के पास कर अदायगी के लिए चांदी की मुद्राओं का अभाव हो गया था। इसलिए 1845 ईस्वी तक आते आते चांदी के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे कृषक वर्ग अत्यंत निराश और परेशान था। अतः उपयुक्त और अनुकूल अवसर प्राप्त होते ही यदि उसने विद्रोह का बिगुल बजा दिया, तब ये कोई अनुचित बात नहीं थी। गुप्त समितियां। केंद्रीय सरकार के शक्तिहीन और दुर्बल हो जाने के कारण अनेक गुप्त समितियों ने सक्रिय होकर जोर पकड़ लिया था। इन्होंने लुटेरों और डाकुओं से जनता की रक्षा करके नागरिकों का सहयोग प्राप्त कर लिया था। व्यापारी वर्ग से प्राप्त आर्थिक सहयोग से इन्होंने छोटी छोटी सशस्त्र सैनिक टुकड़ियों का गठन कर लिया था। इन गुप्त समितियों का मुख्य लक्ष्य विदेशियों को चीन से बाहर निकालना तथा दुर्बल मंचू शासकों से मुक्ति दिलाना था। नानकिंग की संधि को ये समितियां अपमानजनक और कठोर मानती थीं। अतः इस बात के लिए प्रयत्नशील थी कि वे ऐसी सरकार को उखाड़ फेंके जो देश की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। सैनिक दुर्बलता। निरंकुश शासकों की शक्ति का आधार सेना होती है। मंचू शासक भी इसका अपवाद नहीं थे। प्रारंभिक मंचू शासकों ने सेना को सुदृढ़ बनाए रखने के अनेक प्रयास किए थे, जिससे उनकी कार्यकुशलता बनी रही। वे सेना में मंचू योद्धाओं की भर्ती और चीन के मूल निवासियों से उनके अलगाव को प्रोत्साहित करते थे। मंचू शासक अपनी जाति के योद्धाओं को अंतर जातीय विवाह के लिए भी प्रोत्साहन नहीं देते थे, ताकि रक्त के मिश्रण से उनकी बहादुरी पर बुरा प्रभाव न पड़े। परंतु 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद मंचू शासकों की उदासीनता व उपेक्षापूर्ण नीति के कारण न केवल सैनिकों की कार्यक्षमता का ह्रास हुआ, अपितु उनमें असंतोष भी उत्पन्न हुआ। पृष्ठ 216। भ्रष्ट नौकरशाही ने प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने दुष्परिणाम डाले। सैनिक पदाधिकारी इस सीमा तक भ्रष्ट हो गए थे कि उनमें से अनेक सैनिकों को दिए जाने वाले वेतन की धनराशि स्वयं हड़प जाते थे तथा निरीक्षण के समय शीघ्रता से अप्रशिक्षित कुलियों और मजदूरों की भर्ती करके खाना पूरी करते थे। इसलिए उन परिवारों के लोगों ने जो केवल सैनिक सेवा पर निर्भर थे, इसको छोड़कर अन्य धंधों को अपना लिया था। सैनिकों को समुचित प्रशिक्षण और उचित वेतन न दिए जाने के कारण उनकी कार्यकुशलता प्रभावित हुई। अतः सैनिक शक्ति उत्तरोत्तर दुर्बल होती गई। प्रथम अफीम युद्ध में अंग्रेजों ने जिस सरलता से चीन की सेना को पराजित किया, उससे ये पूर्णतः स्पष्ट हो गया कि मंचू शासकों की सैनिक शक्ति नितांत खोखली थी। फलतः साम्राज्य की सैनिक शक्ति का भय जनता एवं गुप्त समितियों के हृदय से सदैव के लिए जाता रहा और वे वर्तमान सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार हो गयी। देशव्यापी अराजकता। 1840 से 1851 ईस्वी का युग विद्रोह का युग था। मंचू शासकों की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए इस काल में सर्वत्र विद्रोह हुए। 1848 ईस्वी में हुनान प्रांत के लोगों ने अपने प्रांत से चावल का निर्यात पूरी तरह से रोक दिया। इन्होंने अनेक स्थानीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हत्या करके प्रांत के समस्त प्रशासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मंचू सरकार अपने समस्त प्रयासों के बाद 1 वर्ष तक इस विद्रोह का दमन नहीं कर सकी। 1844 ईस्वी में फारमोसा में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। क्वांगतुंग, क्वींस और हुनान के दक्षिणी क्षेत्र में भी अराजकता का साम्राज्य था। चीन की सरकार ने इस विद्रोह को मात्र सशस्त्र डकैती की संज्ञा दी, जबकि वास्तव में यह विद्रोह राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास थे, जिनका मूल उद्देश्य दुर्बल और अकुशल मंचू शासकों को तथा विदेशियों को अपने देश की भूमि से बाहर खदेड़ना था। ताइपिंग विद्रोह का नायक हुंग स्यू चुआन। ताइपिंग विद्रोह का नायक हुंग स्यू चुआन था। उसका जन्म 1814 ईस्वी में कैंटन के गांव में एक मामूली किसान के घर हुआ था। वो असाधारण प्रतिभा संपन्न बालक था। वो प्रशासन में उच्च पद पर कार्य करने का इच्छुक था। स्थानीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसने एक शिक्षक के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया।
उसने उच्च प्रांतीय परीक्षाओं को पास करने के भी प्रयास किए ताकि वह प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्त हो सके, परंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई, जिससे उसे अत्यंत निराशा हुई। इसी समय वो कैंटन में निवास कर रहे एक अमेरिकन पादरी ईसा शर रॉबर्ट्स के संपर्क में आया। उसने हुंग को ईसाई धर्म के पवित्र सिद्धांतों से अवगत कराया, जिससे हुंग को अत्यंत मानसिक शांति प्राप्त हुई। 1837 ईस्वी में अपनी बीमारी के समय उसने कुछ स्वप्न देखे, जिनमें उसने अपनी मुक्ति के मार्ग का अनुभव किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ईसाई धर्म के सिद्धांतों का प्रभाव उसके अवचेतन मस्तिष्क पर भी था। कालांतर में उसने ईसाई धर्म के सिद्धांतों को स्वीकार करके उनके प्रचार के दायित्वों को संभाला। उसके अनुयायियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण केंद्रीय सरकार ने धर्म प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया, किंतु हुंग का प्रचार कार्य चलता रहा। शांग ती हुई समिति। हुंग ने शांग ती हुई नामक एक ईश्वर पूजकों की संस्था का गठन किया। इस आंदोलन को निरंतर जन सहयोग प्राप्त होता रहा। प्रारंभ में ये संगठन धार्मिक था और उसके सिद्धांत प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म से समानता रखते थे, किंतु मंचू शासकों की दुर्बलताओं और देश की जर्जर राजनीतिक स्थिति के कारण ये संगठन राजनीति की ओर उन्मुख हुआ। पृष्ठ 217। अब इसका मुख्य लक्ष्य मंचू शासकों की दुर्बल सत्ता को उखाड़कर देश में शांति, व्यवस्था और अनुशासन स्थापित करना था। सरकार द्वारा समिति पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण इस आंदोलन की गति में वृद्धि हो गई थी। क्वांग तुंग में दुर्भिक्ष तथा ताइपिंग तिएन कुओं की स्थापना। शांति हुई समिति अपने प्रचार कार्य को अभी पूरी तरह विकसित नहीं कर पाई थी कि 1849 ईस्वी में क्वांग तुंग में एक भयंकर दुर्भिक्ष फूट पड़ा। मंचू शासक अयोग्य व अकुशल थे। उन्होंने जनसाधारण के कष्टों को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। राजकीय पदाधिकारी अपनी जेबें भरने में संलग्न रहे, जिससे देश में चारों ओर हाहाकार मच गया। हुंग ने इस अवसर को मंचू सरकार के लिए उपयुक्त समझा, अतः उसने शांति हुई समिति के सदस्यों को दूर दूर से एक स्थान पर आमंत्रित किया और 11 जनवरी 1851 ईस्वी को उसने अपने सभी अनुयायियों के सम्मुख ताइपिंग तिएन कुओ यानी महान शांति की दैवी साम्राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। उसने स्वयं तिएन वांग यानी ईश्वरीय सम्राट की उपाधि धारण की और क्रांतिकारी सरकार की स्थापना की। समस्त उपस्थित सदस्यों ने नव स्थापित सरकार के प्रति स्वामी भक्ति की शपथ ली और ये प्रण किया कि वे अपना सर्वस्व अर्पित करके भी इस सरकार की सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम ईश्वरीय राज्य के इन स्वामी भक्त सेवकों ने क्वांग तुंग के स्थानीय पदाधिकारियों को भागने के लिए बाध्य किया और प्रशासन की बागडोर संभाल ली। तदनंतर विद्रोही सेनाओं ने विभिन्न स्थानों पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए। ताइपिंग विद्रोह का प्रारंभ। सर्वप्रथम क्रांतिकारियों ने सेना की सहायता से देश के विभिन्न भागों में विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया और 2 वर्ष में ही हुआन यांग, वुचांग वुहू आदि स्थानों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। क्रांतिकारी सरकार ने नानकिंग को अपनी राजधानी घोषित किया और चिनकियांग, यांग, चाओ व क्यो चाओ पर भी अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। हुंग ने अपने राज्य को ईश्वरीय राज्य की संज्ञा प्रदान की तथा नानकिंग को ईश्वरीय राज्य का केंद्र घोषित किया। हुंग राजनीतिक, सैनिक और कूटनीतिक दृष्टि से कुशल नहीं था, इसलिए वो चीन की राजधानी पीकिंग पर आक्रमण करने में हिचकिचाया और उसने दक्षिणी प्रांतों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया और वहां के 18 प्रांतों पर अधिकार करके वहां 1853 ईस्वी से नियमित शासन प्रारंभ कर दिया। ताइपिंग सरकार के कार्य। हुंग की क्रांतिकारी सरकार ने प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने प्रशासनिक, सैनिक व वित्तीय क्षेत्र में विशेष रूप से रुचि का प्रदर्शन किया। हुंग की वित्तीय नीति सामूहिक स्वामित्व के सिद्धांत पर आधारित थी। ताइपिंग विद्रोही सेनाएं लूटमार में जो कुछ प्राप्त करती थी उसे पहले एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता था और बाद में सैनिकों को राज्य की ओर से समस्त आवश्यक वस्तुएं समान रूप से वितरित की जाती थी। विद्रोहियों के भूमि सुधार कम्युनिस्टों से मिलते जुलते थे। वो भूमि पर कृषकों के अधिकार के सिद्धांत के समर्थक थे। वो प्रत्येक किसान को उतनी भूमि दिए जाने के पक्ष में थे जिससे उसका जीवन निर्वाह भली प्रकार हो सके। ताइपिंग विद्रोहियों की इस विचारधारा के कारण किसान इस विद्रोह से बहुत सीमा तक जुड़ गए थे, क्योंकि भूमि का स्वामित्व प्राप्त करना उन्हें अत्यंत सुखद लगा था। पृष्ठ 218। ताइपिंग विद्रोहियों ने अनेक सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का भी प्रयास किया। इनके प्रयासों से देश में नारियों की स्थिति में सुधार हुआ और बच्चों की गुलामी और वेश्यावृत्ति आदि जैसी घिनौनी प्रथाओं का अंत हुआ।
समानता का अधिकार प्राप्त होने के कारण स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला और सरकारी पदों पर स्त्रियों को भी नियुक्त किया जाने लगा। बहुविवाह प्रथा को निरुत्साहित किए जाने के कारण महिलाओं के मान सम्मान में वृद्धि हुई और ताइपिंग की क्रांतिकारी सरकार के शासन में महिलाओं को पहली बार स्वतंत्रता के वातावरण में सांस लेने का अवसर प्राप्त हुआ। ताइपिंग विद्रोही विदेशियों के प्रति कठोर नहीं थे। उन्होंने उनके प्रति मित्रता का व्यवहार किया और उनसे व्यापार के तौर तरीकों और ज्ञान विज्ञान सीखने का प्रयास किया। उनका सैनिक संगठन व अनुशासन भी उत्तम था। इस प्रकार ताइपिंग की विद्रोही क्रांतिकारी सरकार के शासन में जनता सुखी व संपन्न थी, किंतु विदेशी हस्तक्षेप और मंचू शासकों की महत्वाकांक्षाओं के कारण शीघ्र इस व्यवस्था का अंत हो गया। वस्तुतः ताइपिंग विद्रोह के माध्यम से चीन की सामाजिक व्यवस्था पूर्ण परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। संपत्ति का राष्ट्रीयकरण, समाज में समानता और भूमि के समान वितरण के साथ एक क्रांतिकारी भावना जुड़ी हुई थी, जिसने निर्धनता से दुखी और परंपरा से परेशान साधारण चीन की जनता को अपनी ओर आकर्षित किया और उन्हें ताइपिंगों के भाईचारे की व्यवस्था में एक नई ज्योति नजर आने लगी, जो कम समय में ही इस विद्रोह की सफलता का प्रमुख कारण था। ताइपिंग धर्म और दर्शन एवं विदेशी प्रतिक्रिया। हुंग स्यू चुआन का ताइपिंग दर्शन दिव्यता के सिद्धांत पर आधारित था। इसमें ईश्वर दिव्य पिता, ईसा दिव्य ज्येष्ठ भ्राता तथा वो स्वयं दिव्य लघु भ्राता था। वस्तुतः ये अमेरिकन पादरी द्वारा दिए गए उपदेश का प्रभाव था, जिसमें उसने चीनी परंपराओं का समन्वय करके शांति हुई संस्था की स्थापना की थी। इसलिए हुंग स्यू चुआन के उपदेशों व ओल्ड टेस्टामेंट की 5वीं पुस्तक में काफी समानता थी। जब 1853 से 54 ईस्वी में ताइपिंग सेनाओं ने उत्तर की ओर बढ़ना जारी रखा, तब विदेशियों का ध्यान ताइपिंग विद्रोह की ओर आकर्षित हुआ। भले ही उन्होंने अपनी अकुशलता के कारण पीकिंग पर आक्रमण नहीं किया, किंतु लंबे समय तक वे अपना प्रभाव यांगत्से घाटी क्षेत्र में बनाए रहे। प्रारंभ में विदेशियों का ये विचार था कि ताइपिंग विद्रोहियों पर ईसाई धर्म का प्रभाव है और शीघ्र ही वे उन्हें राजनीतिक व व्यापारिक सुविधाएं प्रदान कर देंगे। उन्हें ये भी आशा थी कि इस दिव्य साम्राज्य के द्वारा चीन में न केवल मंचू वंश के अकुशल शासन का अंत हो जाएगा, अपितु ईसाई गणराज्य का भी उदय होगा। परंतु शीघ्र ही उन्हें अपनी विचारधारा को परिवर्तित करना पड़ा। बाह्य रूप से ताइपिंग विचारधारा आकर्षक थी, किंतु उसका व्यवहारिक पक्ष अत्यंत कठोर था। हुंग एवं उसके समर्थक व्यापार में कतई रुचि नहीं रखते थे। हुंग स्यू ने अपनी क्रांतिकारी सरकार के संचालन के लिए आर्थिक साधनों के लिए विदेशी व्यापारियों पर दबाव डालना प्रारंभ कर दिया था। उत्तर में कई बंदरगाहों पर विद्रोहियों का अधिकार होने से नानकिंग की संधि का महत्व समाप्त हो गया था और विदेशी व्यापार गड़बड़ा गया था, क्योंकि हुंग कोई व्यापारिक सुविधाएं देने के लिए तत्पर नहीं था। अतः ब्रिटिश विदेश मंत्री लॉर्ड जॉन रसेल को अपनी रिपोर्ट में ब्रिटिश राजदूत फ्रेडरिक ब्रूस ने 1861 ईस्वी में लिखा था, शस्त्र तथा बारूद की खरीदारी के अतिरिक्त उनको किसी व्यापार में कोई रुचि नहीं है। वास्तव में वे लूटमार पर अधिक निर्भर हैं और जब तक उन्हें इस प्रकार की लूटमार से आय होती रहेगी, तब तक कोई कार्य अथवा व्यापार नहीं करेंगे। मुझे इस विद्रोही सरकार से किसी सुखद परिणाम की आशा नहीं है। निर्मम हत्या, गांव व शहरों को जलाना एवं नष्ट भ्रष्ट करना इनकी दिनचर्या है। भूमि राजस्व मंचू कर से तिगुना है। मुझे इस सरकार की स्थिरता संदेहास्पद लगती है। पृष्ठ 219। विदेशी साम्राज्यवादी देश चीन में प्रभुत्व की स्थापना के लिए आतुर थे। वे उस सरकार को पसंद नहीं करते थे जो सुदृढ़ सरकार की स्थापना करके देश की स्थिति को सुधारने का प्रयास करे, क्योंकि उनके मंतव्यों की सफलता केवल दुर्बल शासन में ही संभव थी। मंचू सरकार की अपनी दुर्बलता और भ्रष्ट नौकरशाही के कारण विदेशियों को तीन्त सिन व पीकिंग की संधि के द्वारा अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई थीं। वे दुर्बल मंचू शासकों को अपना उल्लू सीधा करने के लिए सैनिक सहायता दे रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इनके काल में वो अधिक सरलता से अपने मंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। अतः वे ताइपिंग सरकार के विद्रोह को कुचलने के लिए लालायित थे। ताइपिंग विद्रोह का अंत। ताइपिंग विद्रोही लोगों की संख्या और साधन इतने विस्तृत नहीं थे कि वे मंचू शासकों, ब्रिटेन और फ्रांस की सम्मिलित सेना का सामना कर सकते। अतः वे घुटने टेकने के लिए बाध्य हुए। यदि ताइपिंग नेता थोड़ी भी होशियारी का परिचय देते, तब वे मंचू वंश की सत्ता को सदैव के लिए समाप्त कर सकते थे। परंतु विद्रोह के योग्य नेताओं को प्रारंभ में ही मार दिया गया और बाद में इस विद्रोह के नेता केवल कट्टरपंथियों की सलाह पर ही कार्य करते रहे। अतः अपनी व्यक्तिगत दुर्बलताओं के कारण ही ताइपिंग विद्रोह समाप्त हो गया।
3 देशों की संयुक्त सेना ने यांगत्से की घाटी के क्षेत्र में हुंग की सेना को पराजित किया। 1863 ईस्वी में विद्रोहियों के सर्वाधिक सुदृढ़ एवं शक्तिशाली गढ़ सुचाऊ पर भी संयुक्त सेना ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 1864 ईस्वी में मंचू शासकों ने नानकिंग पर अधिकार करके ताइपिंग विद्रोह को पूरी तरह कुचल दिया। दिव्य शासक होंग स्यू चुआन ने परिस्थिति को प्रतिकूल अनुभव करते हुए आत्मघात कर लिया और विद्रोहियों को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इस प्रकार चीन के देशभक्त अपने मंतव्य में पूरी तरह असफल रहे। इसके कई प्रमुख नेताओं को मार दिया गया और अपार धन व्यय करके मंचू शासकों ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफलता प्राप्त की। इतिहासकार क्लाइड ने इस विद्रोह के संबंध में लिखा है, ताइपिंग आंदोलन एक कृषक विद्रोह था, धार्मिक व नैतिक आंदोलन था और उस वंश के प्रति विद्रोह था जिसके दिव्य अधिकार छिन गए प्रतीत होते थे। विद्रोह के परिणाम। ताइपिंग विद्रोह की असफलता के बाद भी उसके परिणाम लंबे समय तक देश की राजनीति पर दिखाई पड़ते रहे। सर्वत्र बर्बादी और अराजकता का साम्राज्य व्याप्त रहा, जिसमें जनजीवन प्रभावित हुआ और लंबे समय की अस्थिरता के कारण जगह जगह विद्रोह हुए। अनेक प्रांत उजड़ गए, बहुत से लोग युद्धों में मारे गए और चारों ओर गरीबी और भुखमरी का साम्राज्य छा गया। सरकार की अयोग्यता और खोखलापन सर्वत्र प्रकट हो गया। पृष्ठ 220। वस्तुतः ये कहना नितांत सत्य है कि भले ही मंचू शासकों की सत्ता का अंत 1911 ईस्वी की क्रांति के कारण हुआ, किंतु पतन की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी के मध्य से ही प्रारंभ हो चुकी थी। मंचू शासकों की कमजोरियों के स्पष्ट होने से विदेशी शक्तियों को चीन में अपनी साम्राज्यवादी लिप्सा की तुष्टि का सुअवसर दिखाई देने लगा। चीन की केंद्रीय सरकार वर्तमान अव्यवस्था व अशांति से इस सीमा तक प्रभावित हो चुकी थी कि पदाधिकारी राजस्व की वसूली के कार्य को ठीक प्रकार अंजाम नहीं दे पा रहे थे। फलतः चीन की सरकार ने कर की वसूलियाबी के लिए ब्रिटेन का सहयोग प्राप्त किया। अंग्रेज इस अधिकार का 1920 ईस्वी तक प्रयोग करते रहे, जिसके कारण चीन में उनका प्रभुत्व बढ़ गया। सरकार को विदेशियों से प्राप्त सहायता के बदले में उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में धन का भुगतान करना पड़ा। साथ ही ताइपिंग विद्रोह को कुचलने के लिए भी उसे पर्याप्त धनराशि व्यय करनी पड़ी, जिसके कारण देश की आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय हो गई और विदेशों से ऋण लिए गए। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नवीन कर लगाए गए, जिसके कारण असंतोष में और वृद्धि हुई। प्रांतीय आयात निर्यात कर के लगाए जाने के कारण आधुनिक चीन के विकास में अनेक बाधाएं आईं। विदेशियों ने चीन की दुर्बल आर्थिक दशा का पूरा लाभ उठाया और मनमाने ढंग से चीन की सरकार का शोषण किया। ताइपिंग विद्रोह ने सैनिक अनुशासन को भी प्रभावित किया। प्रांतीय पदाधिकारियों ने मंचू वंश के शासकों की दुर्बल सैनिक व्यवस्था के कारण स्थानीय संगठन बनाने प्रारंभ कर दिए। संकट के अवसर पर इन सेनाओं ने मंचू शासकों का सहयोग किया, जिसके कारण इन स्थानीय सेनाओं और प्रांतीय अधिकारियों का महत्व बढ़ गया और उन्होंने अपने अपने प्रांतों में स्वतंत्र स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक की भांति शासन करना प्रारंभ कर दिया। मंचू शासक अपनी सैनिक दुर्बलता के कारण इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सके। यद्यपि ताइपिंग विद्रोह कुचल दिया गया, किंतु देश में खोई हुई शांति, समृद्धि और संतोष पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सका। समय समय पर चीन में विद्रोह प्रस्फुटित होते रहे। वस्तुतः ये विद्रोह उस असंतोष और अव्यवस्था के प्रमाण थे जो चीन में व्याप्त था। फलतः असंतुष्ट जनता मंचू शासकों के आधिपत्य से मुक्त होने के लिए छटपटाने लगी। इसी समय चीन में दैविक प्रकोप का पहाड़ टूट पड़ने के कारण स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। दुर्भिक्ष, सूखा, बाढ़ और टिड्डी दल के प्रकोप के कारण गरीब जनता त्राही त्राही कर उठी और संपूर्ण देश में हाहाकार मच गया। असंख्य व्यक्ति असमय ही काल के गाल में समा गए। आर्थिक साधनों के सीमित होने के कारण मंचू शासक व्यवस्था बनाए रखने में असफल रहे और 40 वर्ष के शासन के बाद मंचू वंश का अंत हो गया। हैरोल्ड एम विनायक ने इस संदर्भ में लिखा है, इससे स्पष्ट है कि सरकार देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना के अपने प्रारंभिक दायित्वों को निभाने में असफल रही। इस प्रकार के विद्रोह भले ही असफल हो जाएं, किंतु वो शासक वंश के अंत में सहायक होते हैं। ताइपिंग विद्रोह की असफलता के कारण। यद्यपि ताइपिंग विद्रोह जन भावनाओं के अनुकूल था और उसका मुख्य ध्येय मंचू शासकों की सत्ता को उखाड़ फेंकना था, किंतु फिर भी यह आंदोलन विफल रहा। ये इतिहास का एक दुखद पक्ष है। पृष्ठ 221।
ताइपिंग विद्रोह की असफलता के लिए आगे बताए गए कारण मूल रूप से उत्तरदायी थे। 1. ताइपिंग विद्रोह की असफलता का मूल कारण योग्य नेता का अभाव था। हुंग और उसके समर्थकों ने देश में नैतिकता के उत्थान के लिए प्रयास किए, परंतु प्रारंभिक सफलता के बाद उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। हुंग की मृत्यु के बाद कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं रह गया था जो क्रांति के प्रवाह को नियंत्रित किए रह पाता, अतः ताइपिंग विद्रोह असफल रहा। 2. ताइपिंग नेताओं ने जिन सामाजिक प्रवृत्तियों के उन्मूलन के लिए विद्रोह किया था, वे स्वयं उन्हीं प्रांतीयता और भाई भतीजावाद में फंस गए थे, अतः उद्देश्य से भटकाव असफलता का मुख्य कारण बना। 3. चीन के कुशल सेनापति तत्सेन क्यो फैन की सैनिक शक्ति अद्भुत थी। उसने अपनी अदम्य शक्ति और साहस से विद्रोहियों को यांगत्सी प्रांतों से बाहर धकेल दिया और नानकिंग पर अधिकार करके विद्रोहियों को भाग निकलने के लिए बाध्य किया। 4. मंचू शासक एवं विद्रोहियों को मार भगाने में सक्षम नहीं थे, किंतु विदेशियों की संगठित सहायता प्राप्त हो जाने से उनकी शक्ति में वृद्धि हो गई थी। इस सहायता के प्राप्त हो जाने से चीनी सरकार में शक्ति और आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था, जिसके कारण विद्रोहियों को असफलता का मुख देखना पड़ा। 5. हुंग ईसाई धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित था। चीन की जनता तो ताओ और कन्फ्यूशियस वाद में विश्वास करती थी, उसे घृणा और अविश्वास की दृष्टि से देखती थी। मंचू शासकों ने इस धार्मिक मतांतर का लाभ उठाकर जनमत को अपने पक्ष में कर लिया था, जिससे विद्रोही अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। 6. ताइपिंग विद्रोहियों के व्यापार विरोधी नीति के कारण वो व्यापारिक वर्ग जो इस आंदोलन का समर्थक था, वही इसका विरोधी हो गया था, अतः विद्रोहियों की आर्थिक सहायता का स्रोत बंद हो जाने के कारण वे साधन संपन्न चीन का सामना नहीं कर सके। 7. हुंग का आदर्श जीवन जो प्रारंभ में प्रेरणा का स्रोत था, उसके विलासिता में डूब जाने के कारण उपेक्षित हो गया था। उसके हरम में 2000 के लगभग स्त्री सेविकाएं थीं, जिनमें से 64 उसकी वैद्य पत्नियां थीं। उसके चारों ओर नौकरशाही की एक ऐसी अभेद्य दीवार थी जिसको पार करना असंभव था, अतः जनता और हुंग के मध्य संपर्क टूट जाने के कारण तथा हुंग के आमोद प्रमोद और विलासिता में डूब जाने के कारण ये आंदोलन विफल हो गया। ताइपिंग विद्रोह की आलोचना। पश्चिम के देश प्रथम अफीम युद्ध में चीन की पराजय के कारण चीन को एक मृत प्राय देश मानने लगे थे। उनकी ये धारणा थी कि अफीम के नशे के गुलाम चीन के लोगों को अत्यंत सरलता से अपनी साम्राज्यवादी नीति का शिकार बनाकर उनका शोषण किया जा सकता है, किंतु ताइपिंग विद्रोह ने उनकी इस भ्रांति को दूर कर दिया। वस्तुतः ये विद्रोह विद्रोहियों के बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। इस विद्रोह ने ये स्पष्ट कर दिया कि चीन की जनता पश्चिम के देशों द्वारा किए जा रहे षड्यंत्रों के प्रति सजग है और आवश्यकता पड़ने पर वो अपने देश की सुरक्षा के लिए उनसे संघर्ष भी कर सकती है। वास्तव में ताइपिंग विद्रोह चीनी लोगों के देश प्रेम का ज्वलंत उदाहरण है। विद्रोह भले ही असफल रहा, किंतु उसके प्रभाव अत्यंत दूरगामी हुए। यद्यपि ताइपिंग विद्रोह असफल रहा, फिर भी उसके प्रभाव दूरगामी हुए, क्योंकि चीन के समृद्धि क्षेत्रों में वो विनाश की ऐसी कहानी छोड़ गया जिससे चीन की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। समुचित मालगुजारी वसूल न किए जाने के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। पृष्ठ 222। धन के अभाव के कारण अनेक लोग अत्यंत निर्धन हो गए, फलतः लूटमार में वृद्धि हुई। इस अव्यवस्था से ये भी स्पष्ट हो गया कि शाही शासन देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में उत्तरदायित्व निभाने में असमर्थ है। ताइपिंग विद्रोह चीन के जीवन में एक स्थायी तत्व बन गया और लंबे समय तक चीन के कम्युनिस्ट उनके प्रेरणा स्रोत बने रहे। इस विद्रोह के नेता वस्तुतः आधुनिक राष्ट्रवादी नेताओं और कम्युनिस्टों के अग्रज थे। इस विद्रोह के माध्यम से वे चीन में व्याप्त प्राचीन राष्ट्र की परंपरा को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना के लिए उत्सुक थे। 20वीं शताब्दी में इसी उद्देश्य से क्योमिनतांग का गठन करके आधुनिक चीन के जन्मदाता सन यात-सेन ने जनतंत्र की घोषणा की थी। प्रसिद्ध लेखक दीनदयाल वर्मा ने भी ताइपिंग विद्रोह के संदर्भ में लिखा। ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि जिस तरह चीनी कम्युनिस्टों को पाश्चात्य समाजवाद का अंधा अनुयायी नहीं कहा जा सकता, उसी तरह ताइपिंग क्रांतिकारियों को भी प्रोटेस्टेंटवाद का पक्का समर्थक नहीं माना जा सकता है। संक्षेप में, जिस प्रकार चीन के नए नेता माओ त्से तुंग का अपना विशिष्ट अलग मार्ग रहा, उसी प्रकार हुंग स्यू चुआन का अपना स्वतंत्र मत था।
ये मानने से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन की कम्युनिस्ट क्रांति मार्क्सवाद लेनिनवाद का पुट लिए हुए ताइपिंग विद्रोह का चरम विकास रही। प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 प्रथम अफीम युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 2 द्वितीय अफीम युद्ध अथवा 1856 ईस्वी के आंग्ल चीनी युद्ध के कारण व परिणाम बताइए। प्रश्न 3 1860 ईस्वी के पीकिंग समझौते में चीन की प्रतिष्ठा पर कुठाराघात किया, क्या आप सहमत हैं? प्रश्न 4 ताइपिंग विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 5 ताइपिंग विद्रोह पर एक निबंध लिखिए। प्रश्न 6 ताइपिंग विद्रोह के प्रभाव बताइए तथा उसकी असफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 7 हुंग स्यू चुआन के दर्शन पर एक निबंध लिखिए, क्या वो ताइपिंग विद्रोह की असफलता के लिए उत्तरदायी था? लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 अफीम युद्ध के 2 महत्वपूर्ण कारण लिखिए। प्रश्न 2 अफीम युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रश्न 3 नानकिंग की संधि का वर्णन कीजिए। प्रश्न 4 द्वितीय अफीम युद्ध की परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। प्रश्न 5 तिनतसिन की संधि पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 6 पीकिंग समझौते का वर्णन कीजिए। प्रश्न 7 ताइपिंग विद्रोह के 4 कारण लिखिए। प्रश्न 8 ताइपिंग विद्रोह के परिणाम बताइए। प्रश्न 9 ताइपिंग विद्रोह की असफलता के 4 कारण लिखिए। पृष्ठ 223 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1 प्रथम अफीम युद्ध किस सन से प्रारंभ हुआ था? 1 1839 ईस्वी में, 2 1840 ईस्वी में, 3 1842 ईस्वी में, 4 1845 ईस्वी में। उत्तर 3 1842 ईस्वी में। प्रश्न 2 प्रथम अफीम युद्ध की समाप्ति पर संधि हुई थी। 1 आकिया की संधि, 2 नानकिंग की संधि, 3 तिनतसिन की संधि, 4 नेराटिनसंग की संधि। उत्तर 2 नानकिंग की संधि। प्रश्न 3 अफीम युद्ध का तात्कालिक कारण था। 1 कोहांग का दबाव, 2 लिन की दमनात्मक नीति, 3 सैन्य अधिकारियों के दबाव, 4 इनमें से कोई नहीं। उत्तर 2 लिन की दमनात्मक नीति। प्रश्न 4 द्वितीय अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? 1 नानकिंग की संधि, 2 हांगको की, 3 तिनतसिन की, 4 इनमें से कोई नहीं। उत्तर 3 तिनतसिन की। प्रश्न 5 ताइपिंग विद्रोह का नेता था। 1 हुंग स्यू चुआन, 2 किएनली चिपाओ, 3 याकुआ वियाओ, 4 मिग चुंग। उत्तर 1 हुंग स्यू चुआन। प्रश्न 6 ताइपिंगों के प्रमुख कार्य थे। 1 ताइपिंग शासन, 2 भूमि सुधार, 3 सामाजिक सुधार, 4 उपर्युक्त सभी। उत्तर 4 उपर्युक्त सभी। प्रश्न 7 ताइपिंग विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था। 1 मंचू शासकों की सत्ता को उखाड़ना, 2 मंचू शासकों की सत्ता को स्थापित करना, 3 चीन में जनतंत्र की स्थापना, 4 इनमें से कोई नहीं। उत्तर 1 मंचू शासकों की सत्ता को उखाड़ना। प्रश्न 8 ताइपिंग विद्रोह की असफलता का कारण था। 1 योग्य नेता का अभाव, 2 मंचू शासकों की दुर्बलता, 3 भाई भतीजावाद, 4 उपरोक्त सभी। उत्तर 1 योग्य नेता का अभाव। पृष्ठ 224